प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार सर। नमस्कार आलोक जी। सबसे पहले तो सर बुक लॉन्चिंग के लिए आपको बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा ये बुक्स किस पर आधारित है और ये किससे इंस्पायर्ड है? अच्छा, इसमें आलोक जी ऐसा है कि मैंने 3 दशक से ज़्यादा का आज एक समयावधि हो गया है जिसमें मैं अध्ययन, अध्यापन और लेखन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। अब ये कह सकते हैं तकरीबन 18-19 साल की उस टेंडर एज से ही मैंने लिखना शुरू किया था और लिखा ऐसा कुछ सोच कर नहीं। ये आपको बड़ी ईमानदारी से एक मेरे हृदय के उद्गार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कभी कुछ चीज़ सोच कर नहीं लिखा। प्रेरणा स्वरूप मेरी सहधर्मी और एक ट्रैवलर मेरे साथ हैं, मेरी जो वाइफ हैं, तो उन्होंने इन जितनी भी रचनाएं मैं लिखता गया और मैंने बड़ी अटेंडम लिखी। कभी किसी छोटे से एक पुर्जे पे लिख दिया, चूँकि शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ तो कभी कोई उत्तर पुस्तिका थी खाली, उसी में कुछ लिख लिया और वो रख दिया। कालांतर में इन सबको उन्होंने किसी एक जगह पर संजो कर रखा और बाद में मैंने जब उन्हें देखा, जब उन्हें कंपाइल किया तो ऐसा लगा कि हमारे जो जीवन के तो 5 एलिमेंट्स और जो 9 मेन इमोशंस हैं लगभग वो सभी से जुड़ी हुई थी। ख्याल आया कि इनको क्यों ना संग्रहित किया जाए। तो ये जो है ये उनका वो जो भग्नावशेष थे उनका जीर्णोद्धार मैंने किया है। इंस्पिरेशन एज सच कुछ भी नहीं थी, कोई प्रेरणा नहीं थी, लेकिन ये भाव मेरे मन में आते गए। कभी एक जुगुप्सा का भाव आ गया, मुंबई शहर को देखा कोरोना काल में, इतना उस विभीषिका से मैं भी खुद भी होके गुजरा, मेरे पारिवारिक सदस्य भी गुजरे, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये लाशों का शहर है। तो किसी स्थान पर मैंने लिख दिया कि कुछ लाशों ने मिलकर किसी जिंदा को फूंक डाला है। तो ये जो भाव है वो अपने आप आते गए। अब इसे आप भगवान प्रदत्त बोले, ईश्वर प्रदत्त बोले, या फिर मेरा जो एक जो भी थोड़ा बहुत भी एक जो कलाकार मन है या भाव है, शायद उसमें आता चला गया। श्रृंगार में भी ये है कि कभी उस दरमियान जब मैं जीवन के वो बसंत देख रहा था तो उस समय कुछ ख्याल आ गए तो मैंने लिख दिया। तो इस तरह से वो बनती चली गई। प्रेरणा अगर आप बोलेंगे तो ये ज़रूर मैं कहूँगा, और इसका श्रेय जो लेखन कार्य के लिए जो जिसका श्रेय है, तो प्रेरणा स्वरूप मेरे जो फादर इन लॉ रहे हैं श्री केशव दुबे, जो एक मूर्धन्य साहित्यिक हस्ताक्षर रहे हैं, वो मेरी ज़रूर प्रेरणा के रूप में रहे हैं। लेकिन वो कथाकार रहे हैं हमेशा, और अभी उन्होंने काफ़ी कुछ एनिमल किंगडम और इंग्लिश में भी वो लेखन कार्य करते हैं। और तो ऐसे लोगों से है। दूसरी एक और बात आलोक जी मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो अच्छा पढ़ता है वो अच्छा लिख सकता है। तो मैं एक वैरेशियस रीडर रहा, तो अपनी इस समयावधि में जब भी समय मिला मैं पढ़ता गया। सर तो हलफनामा, सर इसका टाइटल लेके जब भी हम बुक लिखते हैं तो सबसे बड़ा अगर सोच होती है तो टाइटल क्या देना है, राइट, एंडिंग कैसे करना है, राइट, और जो श्रोता है या रीडर है उनको कैसे बांध के रखना है। जी। सर इसके पीछे आपका मुझे बहुत वाजिब क्वेश्चन किया आपने, प्रश्न बहुत ही वाजिब है। अब इसमें किसी भी रचनाकार के लिए, किसी कथाकार के लिए या किसी एक कवि के लिए उसकी सभी रचनाएं उसके संतानों की तरह होती हैं। अब मैं उसे किसको ज़्यादा चाहूँ और किसको कम करूँ ये तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन जो समसामयिक और समकालीन मुझे लगी उस हिसाब से जो पहली मैंने कविता इसमें रखी, जिसकी 4 लाइनें मैं ज़रूर आपको अभी मैं प्रस्तुत करूँगा,
तो उससे प्रेरित होकर तो आज की समीचीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसका नाम मैंने हलफनामा रख दिया। एक जनरल एफिडेविट जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसकी पहली ही जो पोइट्री है, अगर उसकी सिर्फ 4 पंक्तियां ही मैं आपको बताऊं तो आपको इसका भाव भी बहुत स्पष्ट होगा कि अपने जिंदा होने का हलफनामा लिए फिरते हैं सब मरे हुए लोग। अपने जिंदा होने का हलफनामा लिए फिरते हैं सब मरे हुए लोग। जिंदगी बावस्ता गर्त होती है, अपनी ही ताबूतों पर ठोकते कील बदकार कमजर्ब से ये लोग। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां अपने वैचारिक मूल्यों के साथ में समझौते हो रहे हैं। इंसान आज के समय में यदि आप देखें तो इतने किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, देखिए हम और आप रोज अपनी ज़िंदगी में ये देखते हैं। तो ये जो समझौतावादी अपनी प्रवृत्ति है तो वो एक तरह से है कि अपनी ही ताबूतों पर ठोकते कील बदकार कमजर्ब से ये लोग। अब ऊपर वाले ने हमको इतनी अच्छी एक ज़िंदगी से नवाजा है, अब ये हम पर है कि हम हमारे वैचारिक मूल्यों के साथ में इन परिस्थितियों में भी हंसी खुशी और राजी खुशी के साथ हम ज़िंदगी गुजार दें और बसर कर दें। मेरे ख्याल से इससे बड़ी और कोई सफलता हो ही नहीं सकती है। ये आर्थिक समृद्धि और वो ऐश्वर्य और जितना भी कुछ आप एक तराजू के एक पल्ले पर रख दें और इस खुशी को रख दें तो मेरे ख्याल से ये खुशी ज़्यादा है। सर एक सवाल रहेगा सर, इस बुक को जो रीडर हैं लाइक क्यों पढ़ना चाहिए और इस बुक के पढ़ने के बाद उनके लाइफ में क्या चेंज? आलोक जी, इसमें हर कविता अपने आप में एक डिस्टिंक्ट है। जो लेखन जो आपके पाठक हैं जो पसंद करते हैं, खासकर जो हिंदी कविता है, आज हिंदी पर भी मैं 2 शब्द ज़रूर कहूँगा कि आज के समय में यदि आप देखें तो जो हमारी एक प्राथमिक भाषा थी, ये आपकी जानकारी के लिए मैं दे दूं कि मैं एक अहिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। मेरी मातृभाषा बांग्ला है, लेकिन हिंदी को मैंने पोषा है। तो उस हिसाब से जब मैं ये कविताओं की रचना मैंने किया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको कभी भी सोच कर नहीं लिखा या किसी प्लॉट को दिमाग में रखकर जनरली जो गीतकार लिखते हैं या किसी तुकबंदी को ख्याल में रखते हो कि नहीं ये तुकबंदी आई है तो गई, अगर आखिरी शब्द आ रहा है तो उसको नहीं कर दूं, ये समझौता मैंने इसमें नहीं किया है। पाठकों को इसे पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें हर कविता में एक डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा और कहीं ना कहीं एक संदेश हर कविता से उनको प्राप्त जरूर होगा। तो ये जिंदगी का एक हलफनामा है। अगर इसे उस हिसाब से दे, मैं इसे जिंदगी नामा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि किसी और ने बहुत बड़ी एक चीज़ जिंदगी नामा पर लिख दिया है, तो मैं इसे ये कह सकता हूँ कि ये एक ज़िंदगी का सार है और हमारे जितने भी ये 9 इमोशंस हैं उसका पूरा एक सार है। आप इसे उस तरह से ले सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस भी आपके बहुत सारे जो मूवी का कॉन्सेप्ट था हमने देखा था, जिसे हमने कवर किया जी, एक कविता हमने सुना जी सर। तो आज के जो परिवेश है जिसमें कॉमेडी हो गया, थ्रिलर हो गया जी, और उस परिवेश में आप जो कटाक्ष वाले लिख रहे हैं जी, लाइक किसी के लाइफ को चेंजेस पॉइंट जी, या आप कुछ लर्निंग फेस देना चाहते हैं जी, तो इसका मोटिव जान सकते हैं सर कि आप या तो जो चल रहा है उस ओर नहीं जा रहे हैं, आप ट्रेडिशन को अपनाए हुए हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? सर इसके पीछे सबसे बड़ी बात, और मेरी ऐसी समझ है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है इन सब चीज़ों में कि एक वैचारिक व्यक्ति की सोच बड़ी महत्वपूर्ण है। आप अगर देखेंगे आज अखिल ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे तो सोच ही बदलती है। परिवर्तन स्वाभाविक है, वो प्रकृति का एक नियम है, लेकिन जो सोच है ये आप नैसर्गिक रूप से आप उसे अपना तो सकते हैं, लेकिन इसे समृद्ध किया जा सकता है। सोच ऐसी है जो मैंने आपसे पहले कहा कि चूंकि मैं पढ़ता रहता हूं, मैं बहुत अच्छा साहित्य पढ़ना अपने आप में एक अच्छे व्यंजन को खाने की तरह है। मैं कोई अच्छा मीठा खा लेता हूं या कोई अच्छी कुजीन में टेस्ट कर लेता हूं और कोई अच्छी किताब पढ़ लेता हूं या कोई अच्छी रचना पढ़ लेता हूं, तो मेरे लिए दोनों लगभग बराबर होता है। इसका मोटिव कुछ और नहीं है। मैं इस युग को बदलने के बारे में नहीं सोच रहा। मैं ये आपको साफ बताऊं, चूँकि ये 33 साल के ऊपर हो गया, मैं ये
शैक्षणिक कार्यों में ही रत हूँ, कई जगह देखे और पूरा अखिल भारत घूम लिया। और उसमें खुशी होती है कि कुछ लोगों को अगर मैं प्रेरित कर पाया, या मेरे लिखे हुए 2 शब्द भी अगर कहीं किसी को कुछ अगर प्रेरणा देते हैं। इसमें हाँ, एक चीज़ और मैं आपको ज़रूर जोड़ूंगा कि किसी परिच्छद का जो विस्तार है वो श्रमसाध्य है, उसे बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं ना कि एक्सटेंड द पैराग्राफ और अदरवाइज इसका सार लिखिए, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, ये किया जा सकता है। लेकिन भावना का जो एक उत्क्रांति बिंदु है, जो उसका वो ट्रांजिशन पॉइंट है, वो एक सोच ही कर सकती है, और वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस समाज को और इस समय को एक नई दिशा देती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, जैसे बोलते हैं कवि और राइटर की जो सोच है वहाँ तक पहुँच जाती है, जो एक राखी में लिखा है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो सर मैं जानना चाहूँगा, अगर आपको टाइम रिमाइंड का मौका मिले जी 10 इयर्स बैक जाने का जी, तो लाइफ में आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे, या ऐसी कौन सी रचना करना चाहेंगे जो आप नहीं कर सकते? बड़ा जटिल प्रश्न है, लेकिन ये जरूर है कि अब 10 साल पीछे जाने का अर्थ है कि मेरे हाथ में 10 और साल रहेंगे। मेरी ये अभिलाषा रहेगी कि मैं उस आखिरी दिन तक भी मैं यही सृजन के कार्यों में लिप्त रहूं। कुछ ऐसे अधूरे कार्य उस समय सृजन से प्रेरित होकर ही थोड़ा मिस करता हूं इस बात को कि शायद ये फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अगर मैं पहले आ जाता तो शायद अच्छा होता। तो 10 साल अगर आप मेरे को रिवाइंड करके कहीं अगर आप देंगे, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं 10 साल पहले और पहले ही इस मुंबई में आके रहने लग जाता, तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता। तो मेरे लिए एक बड़ा एरेना मिलता, मेरा कैनवास बहुत बड़ा हो जाता, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो सर अभी तक पहले हमने देखा आपकी रचना, अभी हमने देखा हलफनामा, तो आने वाले समय पर हमारे जो श्रोता हैं या जो दर्शक हैं या आपके व्यूअर्स हैं, उनको और क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकता है? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने किया, और मैं बहुत जल्दी आपको दोबारा तकलीफ ज़रूर देने वाला हूँ। कारण ये है कि एक किताब अभी अंडर पब्लिकेशन ही है, और ये किताब इस किताब से एकदम ही जुदा है। उसमें किसी प्रकार के कोई भाव नहीं है। भाव तो हालांकि हर रचना में होती है। वो मेरे जो 33 साल के स्टूडेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ में जो मेरे केस स्टडीज़ हैं, तो वो बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में वो केस स्टडीज़ है। एक शैक्षणिक व्यक्ति के तौर पर मैं हमेशा डायरीज लिखता रहा हूँ, रजिस्टर्स भर लेता हूँ। कोई मिलता है तो एक अवलोकनात्मक, एक ऑब्जर्वेटरी, एक व्यू पॉइंट जो रहता है, उसमें वो ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं। तो उन ऑब्जर्वेशंस को रखते हुए मैंने स्टोरीज़ क्रिएट की। चूँकि एक स्टोरी टेलर हूँ तो कहानियाँ लिखता हूँ। मेरे कविताओं में भी आपको वो कहानियों का भाव ज़रूर अवश्य मिलेगा। तो वो एक शैक्षणिक ग्रंथ मैंने लिखा, एजुकेशनल सिनर्जी, कनेक्टिंग स्कूल्स और ब्रिजिंग लर्निंग, ऐसा करके एक पुस्तक है। तो बहुत जल्दी वो प्रकाशित होने वाली है। तो ये अभी खासकर स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए वो एक गाइड की तरह उपलब्ध रहेगी। मैं समझता हूँ कि 1 महीने के अंदर वो किताब मार्केट में और अमेज़ॉन वगैरह में भी आ जाएगी। उसके आगे मेरी प्रेरणा स्वरूप जो मेरी सहधर्मिणी है, उन्होंने मुझे एक डायरी भेंट की है कि अब जो आपका पुराना है उसको आप रख दीजिए, अब कुछ नया और सृजन करिए। अभी तक ऐसा कोई भाव आया नहीं है, तो ऐसी कोई भी कविता अब तक मैं नहीं लिख पाया हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ। कुछ एक कहानियाँ हैं जो लिखी हुई हैं, तो उनके ऊपर मैं भी कार्य कर रहा हूँ, उसकी पटकथाओं पर कार्य कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो पाठक है और जो दर्शक है उनके लिए एक अच्छा बड़ा मेन्यू में दे पाऊँ। सर एक लास्ट सवाल रहेगा जी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर कि हर स्टोरी के पीछे लाइक जो राइटर होते हैं या जो कवि होते हैं, लिखने के लिए उन्हें पीस चाहिए होता है। तो आप मुंबई में रह के सारी कविताएं आप सृजन करते हैं, या आपके लिए स्पेशल एक डेस्टिनेशन है जहाँ जाकर आपके मन में विचार आते हैं? बहुत ही प्रासंगिक सवाल आपने किया, और यही सवाल जो आपने मुझसे किया, मेरे प्रेरणा स्वरूप जो मैंने अभी आपसे कहा, श्री केशव दुबे जी से, जो मेरे फादर इन लॉ भी हैं,
जो एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं, उनसे कभी मैंने उनसे किया। उस समय उनकी एक जो कहानी थी वो शायद अवार्डेड हुई। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद वो एक बस्ती की मौत, ऐसी एक पुस्तक का उस समय रिलीज़ हुआ था उनके कहानी संग्रह, जो उन दिनों वो काफ़ी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और सब बड़े बड़े मैगजीन्स में प्रकाशित होते थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये इनका जो सृजन आप करते हैं, तो इनके लिए क्या कभी ऐसा कोई शांत जगह में, क्योंकि उनका कैनवास भी बहुत बड़ा है, उनका फ्रेम बहुत बड़ा है, तो मैंने कहा ये आप कैसे लिख रहे हैं? अब एक कांच घर करके उन्होंने कहानी लिखी, और वो कांच घर का प्लॉट भी कुछ इसी तरह का था कि बड़ी एलीट, एक सोफिस्टिकेटेड, एक एलीट समाज का रिप्रेजेंटेशन था। तो उन्होंने कहा ये कहानी मैंने अपने जो हमारा वो एक कारखाने में कार्यरत थे, खासकर बिजली जो विभाग होता है उसमें सुपर थर्मल पावर स्टेशंस थे, तो उसके बॉयलर के नीचे, क्योंकि वो एक पूरे उस डोमेन के इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा ये मैंने रात को जब मेरी नाइट ड्यूटी थी तो राउंड से लौट के आता था और उसके बाद फिर मैं ये लिखता था। कथाकार के लिए, रचनाकार के लिए मन की शांति आवश्यक है आलोक जी। उसके लिए ये माहौल मेरे को तो इफेक्ट नहीं करता, लेकिन मैंने ऐसे कई लेखकों और कवियों को ज़रूर सुना है कि वो 5 स्टार होटल हायर करते हैं या कोई ऐसा डेस्टिनेशन, ड्रीम डेस्टिनेशन हायर करते हैं और वहाँ बैठ के लिखते हैं। मैं अपने गाड़ी में चलते हुए कई कविताओं का सृजन मैंने कर दिया, और जैसे आपको बताया कि स्कूल में रहते हुए इन्विजिलेशन ड्यूटी कर रहा था, जब एज अ शिक्षक काम करता था, उसके बाद कुछ ख्याल आया और लिख लिया, और घर में आके वो कविता पूरी हो जाती थी। मेरे लिए इस तरह की कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि ये शोर शराबा और ये जो परिवेश है सृजन के लिए, मैं समझता हूँ मेरे लिए आवश्यक है। ये एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि मेरे लिए एक कैटलिस्ट का कार्य करते हैं ये। सर जाते जाते एक सवाल लास्ट, टाइमिंग का। जी सर, हर चीज़ पाने के पीछे कुछ न कुछ सेक्रीफाइस होता है जी। लाइफ में है कि जब भी हमें कुछ मिलता है तो हमें कुछ न कुछ खोना पड़ता है जी। तो सर ये जो हलफनामा लिखा है या बहुत सारे रचनाएं किए हैं, सर आपने लाइफ में क्या सेक्रीफाइस किया है इसके लिए? मैं एक सेल्फ मेड मैन हूँ आलोक जी। जिंदगी में सब कुछ पाने की जो मेरी एक अजीब सी उत्कंठ इच्छा रही है, तो उसके पीछे मैं कभी भागा जरूर नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि ज़िंदगी मेरे पर इतनी मेहरबान होती रही कि कई चीज़ें तो विदाउट ऑफ एनी सेक्रीफाइस मुझे मिल गए। ये जो टोटल प्रकृति है, मैं इसे एक ही चीज़ आपको बोलूँगा जिसको मैं कई बार मेरे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में बोलता हूँ, प्रकृति का न्याय, जस्टिस ऑफ नेचर। यदि आप अच्छा कर रहे हैं और आप उस तरफ, आपका डायरेक्शन, आपकी जो दिशा है अगर वो सही और निर्धारित है, ये निर्धारित होना भी बड़ा आवश्यक है। कई बार दिशा सही होती है और वो कि निर्धारित नहीं होती है। तो मैं ये सफ़र को एंजॉय करता हूँ, वो डेस्टिनेशन के बारे में, गंतव्य के बारे में कभी नहीं सोचता। तो चलते हुए वह छोटे मोटे ही हैं, बाकी इस तरह का कोई बड़ा अभी तक ज़िंदगी ने मेरे से कोई बड़ा ऐसा बलिदान नहीं मांगा। चलते चलते सर आपका एक हलफनामा के और हम कविता सुनना चाहिए। जी जरूर। अब आपसे एक ही और आपका पसंदीदा हो जी, मैं एक आपको अफसाना, तो ये कविता है कि रात के दरख्तों से ओस वन कमजर्फ जिंदगी चूने लगी, रास्ते बदहवास भागते रहे, शहर बीरा रह गया। ये आपके मुंबई शहर पर बड़ी प्रासंगिक है कि रात के दरख्तों से ओस वन कमजर्फ जिंदगी चूने लगी, रास्ते बदहवास भागते रहे, शहर बीरा रह गया। कंक्रीट के जंगलों में हसरतों की वीरानगी, कंक्रीट के जंगलों में हसरतों की वीरानगी, आओ चांदनी रातों से फिर जिंदगी उधार ले लें, फिर इस दर्द को एक हंसी नाम दे दें। धन्यवाद आलोक जी। नामा में जिंदगी के सारे रंग, सारी भावनाएं और सारे एस्पेक्ट समाहित हैं। ये बट द फैक्ट इज, ये जो सर सेड दैट लाइफ इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, and what is more important is rather than the destination, it is the process which is very important. So that is one point which I have taken, and I appreciate that one line. Thank you so much.